हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार बच्चों। मैं नरेंद्र रस्तोगी आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आज इस वीडियो में आपके साथ जो मॉर्निंग शिफ्ट का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर आया था, तो उसके सॉल्यूशन पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है हमारे सिलेबस में 80 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें कुल 30 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 12 तक MCQ होंगे, और यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होगा। प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 18 ये दो दो नंबर के सवाल होंगे। प्रश्न नंबर 13 से लेकर प्रश्न नंबर 18 तक सभी प्रश्न दो दो नंबर के होंगे। इनका आंसर आपको 50 शब्दों से अधिक में नहीं देना, अर्थात 2 या 3 वाक्यों में उसका आंसर देना है। प्रश्न नंबर 19 से 23 प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 100 शब्दों में देना है। और प्रश्न नंबर 24 से 26 ये पैराग्राफ, कार्टून, चित्र या और मानचित्र पर आधारित है। तो आपको जो प्रश्न दिए होंगे मानचित्र पर आधारित, पैराग्राफ पर आधारित या चित्र पर आधारित, तो उसको आपको आंसर देना है बेटा, लिखना है बेटा। और प्रश्न नंबर 27 से लेकर प्रश्न नंबर 30 तक प्रत्येक प्रश्न 6 नंबर का है। इसमें आपको डिटेल में आंसर देना है, और जो इसका आंसर है 150 से 170 शब्दों के बीच में होना चाहिए। तो अब हम इस प्रश्न पत्र का जो खंड क अर्थात सेक्शन ए है, हम उसे डिस्कस करना चाहेंगे प्यारे बच्चों। तो ये देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी थी। तो इसमें 4 ऑप्शन है: समाजवादी पार्टी, पूंजीवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, फासीवादी पार्टी। तो प्यारे बच्चों, जो इसमें सही आंसर है वो है बी, ऑप्शन बी, कम्युनिस्ट पार्टी। क्योंकि आप लोग, जैसे आपको पहले भी हमने जानकारी दी थी कि सोवियत संघ में केवल एक ही पार्टी को राजनीति में भाग लेने का अधिकार था, और वह पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, सोवियत संघ में व्यवस्था को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से किसे उत्तरदायी माना जाता है। तो इसमें देखिए बेटा, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। उस समय जो राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के, उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। तो इसमें जो हमारे 4 ऑप्शन ए बोरिस येल्त्सिन, ऑप्शन बी जोसेफ स्टालिन, ऑप्शन सी मिसाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन डी निकिता क्रुश्चेव। तो इसमें जो सही आंसर है हमारा वो बोरिस येल्त्सिन, ऑप्शन ए, ये ठीक है प्यारे बच्चों। अब प्रश्न नंबर 3, एशिया का एकमात्र देश जो G7 समूह के देशों में शामिल है। तो प्यारे बच्चों, जो इसका ऑप्शन दिए हैं हमें, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत और चीन। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, जापान। प्रश्न नंबर 4, श्रीलंका संकट में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ के रूप में भूमिका निभाने वाले स्कैंडिनेवियाई देशों में शामिल हैं स्वीडन और नॉर्वे और आइसलैंड, डेनमार्क और स्वीडन, स्पेन और फ्रांस। तो इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा नॉर्वे और आइसलैंड। अब प्रश्न नंबर 5 और 6 प्यारे बच्चों, ये कथन और अभिकथन और कारण पर आधारित है ये प्रश्न। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन होते बेटा। यदि आपको लगता है कि कथन
अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो आपको ऑप्शन ए चुनना है। यदि ए और आर दोनों सत्य है परंतु जो आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, उस स्थिति में आपको ऑप्शन बी चुनना है। यदि ऑप्शन ए अर्थात अभिकथन सत्य है किंतु जो कारक है वो गलत है, तो उस स्थिति में आपको ऑप्शन सी चुनना है। और यदि अभिकथन असत्य है और कारण जो है वो सत्य है, उस स्थिति में आपको ऑप्शन डी चुनना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 5। यूनिसेफ का मुख्य कार्य बच्चों के लिए आपातकालीन धन एकत्र करना और पूरे विश्व में बच्चों के विकास कार्यों में सहायता करना है। तो प्यारे बच्चों, ये कथन तो सही है हमारा। अब कारण आर देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो प्यारे बच्चों, इसका ये कथन कारक ये सत्य है, परंतु आर का संबंध ए से नहीं है, अर्थात यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 6 देखिए, भारत में बंगाल टाइगर को बचाने की मुहिम चल रही है। इनकी संख्या लुप्त होने की हद तक कम हो चली थी। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों, अभिकथन भी सत्य है और कारण भी सही है, अर्थात जो कथन है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? ह्यूमन राइट वॉच, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। प्यारे बच्चों, यहाँ स्पष्ट है कि जो ह्यूमन राइट वॉच ऑप्शन ए, यह यूएनओ की एजेंसी नहीं है। प्रश्न नंबर 8, विश्व की साझी विरासत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्यारे बच्चों, इसमें देखिए ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा कथन सत्य हो सकते हैं। तो यहाँ देखिए, उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की साझी विरासत को बचाने के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों से अधिक चिंतित हैं। तो यह कथन बेटा ये शायद ये असत्य है। अब दूसरा कथन देखते हैं, विश्व की साझी विरासत किसी राज्य के संप्रभु क्षेत्र अधिकार में नहीं आती। ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि विश्व की साझी विरासत वे संपत्ति या वो संपदा होती है जो किसी एक देश के अधिकार पे नहीं, बल्कि उस पर पूरे विश्व का सामूहिक अधिकार होता है। तो ये दूसरा कथन सही है हमारा। तीसरा कथन देखिए, धरती का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष को विश्व की साझी विरासत माना जाता है। यह कथन भी सही है। ऑप्शन 4, मॉन्ट्रियल न्यायाचार विश्व की साझी विरासत की सुरक्षा की दृष्टि में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कथन भी सत्य है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑप्शन डी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये सही है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित घटनाक्रम को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ देखिए, नीति आयोग की स्थापना वर्ष 2015, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना वर्ष 1952 और पहली पंचवर्षीय योजना लागू 1951 और योजना आयोग की स्थापना 1950।
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑप्शन 4, उसके बाद ऑप्शन 3, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। तो इसमें जो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बेटा ऑप्शन बी, ये सही है बेटा। अब 10वां प्रश्न देखिए, 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया जिसे कहा गया, तो प्यारे बच्चों इस प्रस्ताव को कहा गया था बॉम्बे प्लान। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक राम मनोहर लोहिया के समाजवादी पार्टी के प्रतीकों से मेल नहीं खाता। प्यारे बच्चों देखिए उनका जो 3 प्रतीक थे, कुदाल, बोट और बंधन गृह अर्थात जेल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हथौड़ा, ये क्या है बेटा, ये उनका प्रतीक नहीं था, समाजवादी पार्टी के प्रतीकों में नहीं था। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन ए ये हमारा सही आंसर है। अब 12th क्वेश्चन में देखिए 12वें प्रश्न में 1975 में आपातकाल के लागू होने के पश्चात लोकतंत्र के दमन के विरोध में पद्म भूषण तथा पद्म श्री का सम्मान लौटाने वाले लेखक। तो जो इसका सही आंसर है बेटा देखिए ये ऑप्शन बी, शिवराम कारंत और फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने ये संपूर्ण क्रांति की घोषणा के पश्चात जो आपातकाल लगा था तो उसमें जो सरकार द्वारा जो पुरस्कार दिए गए थे उनको इन्होंने लुटा दिया था। अब प्रश्न नंबर 13, अब खंड है प्यारे बच्चों, ये 2-2 नंबर का सवाल है। तो पहला देखिए, पहला प्रश्न नंबर 13, मार्शल योजना किसे कहा गया। तो प्यारे बच्चों जैसे आपको विदित है, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात यूरोप के अनेक देशों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा क्योंकि उनकी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। तो उन यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए अमेरिका ने यूरोप के देशों की ज़बरदस्त मदद की, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 14, सहयोग मूलक सुरक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों गरीबी मिटाने, तेल और बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति बढ़ाने, शरणार्थियों की आवाजाही के प्रबंधन और महामारी के नियंत्रण में सैन्य बल की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीतियाँ तैयार कर निपटा जा सकता है। यह सहयोग द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, महादेशीय तथा वैश्विक स्तर का हो सकता है। इसे ही सहयोग मूलक सुरक्षा कहा जाता है। प्यारे बच्चों क्योंकि आपको पता है विश्व में जो अनेक समस्याएं होती हैं जैसे महामारी है ना, इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं, पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं, तो इन सब में क्या होता है, हमें सभी देशों को एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता है। तो फिर से इसका मैं जो आंसर है वो आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों कि गरीबी मिटाने, तेल और बहुमूल्य धातुओं की आपूर्ति बढ़ाने, शरणार्थियों की आवाजाही के प्रबंधन और महामारी के नियंत्रण में सैन्य बल की अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रणनीतियां तैयार कर निपटा जा सकता है। यह सहयोग द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, महादेशीय अथवा वैश्विक स्तर का हो सकता है। इसे सहयोग मूलक सुरक्षा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15, सामाजिक सुरक्षा कवच का आशय स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशल सेफ्टी नेट्स। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को जन कल्याण सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई की सुविधाएं आदि राज्य द्वारा उपलब्ध कराए जाने को सामाजिक सुरक्षा कवच कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो किसी भी देश के सभी नागरिकों को सरकार और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को जन कल्याण की जो सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती है
तो इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और साफ सफाई की सुविधाएं, तो इसको हम कहते हैं बेटा सामाजिक सुरक्षा कवच। प्रश्न नंबर 17, वैश्वीकरण के कारण अर्थव्यवस्था को किस प्रकार की गति मिली है, स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जो अर्थव्यवस्था को गति किस प्रकार मिली है, सबसे पहले प्रतिबंधों में कमी, वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हुई। अलग अलग देश अपने यहाँ आयात पर प्रतिबंध लगाते थे, लेकिन अब ये प्रतिबंध न्यूनतम अर्थात कम हो गए हैं। और जो दूसरा पॉइंट है, पारस्परिक निर्भरता की रफ्तार तेज। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय या लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ रहा है। ये प्रश्न नंबर 16 रह गया था प्यारे बच्चों। शक्ति संतुलन किसे कहते हैं? शक्ति संतुलन विभिन्न देशों के बीच शक्ति की ऐसी व्यवस्था है जो किसी एक देश या देशों के समूह को इतना शक्तिशाली बनने से रोकती है कि वो अन्य देशों पर हावी न हो सके। शक्ति संतुलन बनाए रखने की यह कवायद ज़्यादातर अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की होती है, लेकिन आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रश्न नंबर 18, मंडल आयोग के गठन के कोई 2 कारण लिखिए। प्यारे बच्चों, कि जो भारतीय समाज के विभिन्न तबकों के बीच शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन को व्यापकता का पता लगाने के लिए, और दूसरा पिछड़ा वर्ग की स्थिति को सुधारने के उपाय बताने के लिए। ये हमारा खंड ख तक हो गया है प्यारे बच्चों। तो अगली वीडियो में मैं इसी प्रश्न, जो पेपर है ये मॉर्निंग का, इसका खंड घ और खंड अन, इसको डिस्कस करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।